नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज का विषय है कि साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार की जाए और ये वीडियो पूर्ण रूपेण हिंदी विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। यद्यपि यदि अन्य विषय के विद्यार्थी उक्त वीडियो का अवलोकन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये उपयोगी रहेगा, तथापि सर्वाधिक उपयोगी हिंदी विद्यार्थियों के लिए है। साथियों, यद्यपि मैंने 2 वीडियो पूर्व में प्रसारित कर रखे हैं और उसमें एक मैंने जो साक्षात्कार दिया उसी अनुभव को मैंने उसी रूप में आपके सामने व्यक्त किया है और दूसरे वीडियो में मैंने सभी विषयों के लिए साक्षात्कार के क्रम को व्यक्त किया है। यद्यपि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं बता चुका हूं, तथापि साथियों के कॉल आते रहते हैं, संदेश प्राप्त होते रहते हैं कि हिंदी विषय के लिए साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार की जा सकती है। तो उसमें और कुछ जो महत्वपूर्ण विषय है और हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू उसको इंगित करते हुए मैं अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। साथियों, साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार की जाए, इस पहलू पर हम मंत्रणा करेंगे। इससे पूर्व में कुछ जो जिज्ञासा वाले प्रश्न है उनका मैं निदान करता हूं। एक प्रश्न जो मेरे सामने आया था कि साक्षात्कार में कितने से कितने अंकों की प्राप्ति संभव है। तो साथियों, जहां तक मुझे विदित है कि न्यूनतम अंक प्राप्त करता 6 अंक वाला विद्यार्थी रहा है और अधिकतम अंक प्राप्त करता हिंदी विषय में, जहां तक मुझे ज्ञात है, जहां तक मेरी दृष्टि गई है, 21 अंक तक प्राप्त हुए हैं। और 21 अंक एक विद्यार्थी है, शायद एक या दो विद्यार्थी जिसके 21 अंक प्राप्त हुए हैं। एक या दो विद्यार्थियों के 20 अंक है और 3 से 4 विद्यार्थियों को 19 अंक है और 2, 3, 4 विद्यार्थियों के 18 अंक है। बाकी सभी विद्यार्थियों के इससे कम अंक अर्जित हुए हैं। तो इससे आपको एक स्थूल अनुमान प्राप्त हो गया होगा कि अंकों का जो स्तर किस प्रकार रहता है। ये तो गए अंकों के संदर्भ में विवेचन। अब है दूसरा कि साक्षात्कार की तैयारी किन साथियों को करनी चाहिए। तो जिनके कटऑफ, पूर्व की वीडियो में मैंने कटऑफ के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उस कटऑफ से अगर 8, 10, 7, 8 अंक जिसके ज्यादा आ रहे हैं, साक्षात्कार की कटऑफ से जिसके 7, 8 अंक अधिक है, तो वो निश्चित रूप से साक्षात्कार की तैयारी करे। अब है साथियों कि साक्षात्कार क्या सुचितापूर्ण होता है या उसमें अनैतिक गतिविधियों का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार के भाव भी साक्षात्कार के लिए विद्यार्थियों द्वारा रखे जाते हैं। कहीं ना कहीं भयभीत वाला परिवेश साथियों के मन में विद्यमान रहता है साक्षात्कार को लेकर। तो साथियों, यद्यपि इसमें कोई मिनमेक नहीं है कि हाल ही के समय में आरपीसी के संदर्भ में जो साख है वो साख में कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ऐसी आई है जिससे अध्यापी जो विद्यार्थी है उनका आशंकित होना स्वाभाविक है। किंतु साथियों, अभी जिस प्रकार नई सरकारी गठन के उपरांत इन भ्रष्टाचार से युक्त गतिविधियों, अनैतिक गतिविधियों पर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि काफी अब तक के सबसे प्रभावशाली एवं सबसे सुचितापूर्ण साक्षात्कार होने की 100% संभावना है। अब विषय आता है कि साक्षात्कार में क्या 15 से अधिक अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल किए जा सकते हैं साथियों, किंतु उसके लिए आवश्यक है कि आपके सामने जो विशेषज्ञ एवं जो बोर्ड के सदस्य हैं वो बैठे हैं, उनको आप किस प्रकार संतुष्ट कर पाओ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो जब प्रश्न पूछ रहे हैं उनका आप उत्तर किस प्रकार प्रदान करते हो और उनको कौन सी बात है जो उनके हृदय को छू जाती है, उनको पसंद आ जाती है। हो सकता है आपको 10 प्रश्न पूछे गए और आप 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, किंतु आपने 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, 2 के आधे अधूरे उत्तर प्रदान किए हैं। उसमें से हो सकता है 2 या 3 उत्तर इतने प्रभावशाली थे कि साक्षात्कार के सदस्य और विशेषज्ञ आपसे प्रभावित हुए, आपकी वाक शैली से अत्यंत प्रभावित हुए, मोहित हुए, द्रवित हुए। तो हो सकता है कुछ ऐसे प्रभाव है जो उस साक्षात्कार में आपको छोड़ने पड़ेंगे, जिससे आपको अंक भी प्राप्त हो जाए। क्योंकि अंक देते समय उस सदस्य और विशेषज्ञ का मन में कोई ना कोई आपके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ विशिष्ट पहलू की झलक रहनी चाहिए, जिससे वो अंक आपको 100% प्रदान करेगा। आपने उत्तर दिया, आपकी भावभंगिमा, आपकी शैली, आपके मुख से उच्चरित शब्द, उनका उच्चारण और उनकी शब्दावली इस प्रकार की हो कि वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। तो ये कुछ आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अब इन प्रयासों के लिए क्या हमारे व्यक्तित्व में अभी तक एक भिन्न विशेषता है। अब हम साक्षात्कार की तैयारी करें तो क्या हम नवीन विशेषताओं को आत्मसात कर सकते हैं, क्या विषय को इस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, हमारे व्यक्तित्व और हमारे प्रस्तुतिकरण को इस प्रकार श्रेष्ठ रूप में अर्जित कर सकते हैं क्या, या हमारा जो अब तक जो स्थापित व्यवहार और व्यक्तित्व है उसी की ही परिणति साक्षात्कार में होगी। ऐसा कदापि नहीं है। हर प्रकार से सुधार की सदैव
एक संभावना एवं गुंजाइश सदैव विद्यमान रहती है। अतः एवं आप इस प्रकार के व्यक्तित्व और इस प्रकार के वक्तव्य से सदैव दूर रहे। आप में बहुत सारा सुधार किया जा सकता है। हम साथियों ने भी खूब सारा सुधार हमने किया था और उसका प्रतिफल भी हमें प्राप्त हुआ है। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि साक्षात्कार की तैयारी हिंदी विद्यार्थी को किस प्रकार करनी चाहिए। तो दो पहलू मैं आपको अवगत कराता हूं। इन्हीं दो तथ्यों और इन्हीं दो विषयों के इर्द गिर्द मेरी जो संपूर्ण बातचीत है वो समाप्त होगी। आप साथियों अंत तक जुड़े रहे, आपको निश्चित रूप से इस वीडियो से बहुत श्रेष्ठ प्रकार की सहायता प्राप्त होगी। पहला है साथियों विषय वस्तु और दूसरा है प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु, इसमें हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है, हमें अध्ययन की दृष्टि से अपने आप को किस प्रकार सज्ज करना है, उन पहलुओं पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। और दूसरा है प्रस्तुतिकरण, अर्थात आपके बोलने की शैली, आपको आपके नेत्रों की दृष्टि, आपके हाथों के संदर्भ में कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं क्या, आपके बैठने की स्थिति, आपकी वस्त्र सज्जा के संदर्भ में, आपके प्रवाह, शब्द के प्रवाह के संदर्भ में, ऐसे कुछ अनछुए पहलू है जिन पर मैं अपने विचार रखूंगा। पहला है साथियों विषय वस्तु। साथियों, चूंकि आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं और हिंदी विषय के सहायक आचार्य पद हेतु आप परीक्षा प्रदान कर रहे हैं, साक्षात्कार देंगे, तो जो विशेषज्ञ है वो 100% आपसे उम्मीद रखेंगे कि हिंदी विषय के संदर्भ में आपको सूक्ष्म से लेकर स्थूल हर प्रकार की जानकारी आपको रहे। जो विशेषज्ञ आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसका आप संतोषजनक और एक संतुलित उत्तर प्रदान करें, इस प्रकार की मनोइच्छा उन विशेषज्ञों की और सदस्य की रहती है। तो पहला विषय तो गया साथियों कि अपने विषय पर आपका प्रभावशाली नियंत्रण होना चाहिए। विषय से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी मौलिकताएं निहित है, उनके संदर्भ में आप भली भांति अवगत रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब कैसे साथियों, आपको पढ़ना कैसे, हिंदी विषय के संदर्भ। सबसे पहले जब चर्चा हिंदी विषय से चल गई तो मैं हिंदी विषय पर रखूंगा। जैसे आप हिंदी साहित्य है, अब हिंदी के अंदर आप किस प्रकार एक पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, तो अभी आरपीएससी द्वारा जो सहायक आचार्य की लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसी को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप प्रदान करें, उसी को अपने सामने रखें और उसका 2-3 बार अवलोकन करें, उसको पढ़ें और उसको समझे कि क्या क्या है इस पाठ्यक्रम। ये तो गया पहला पाठ्यक्रम। और इसके अतिरिक्त दूसरा पाठ्यक्रम क्या निर्माण होगा, जो बिंदु इस पाठ्यक्रम में निहित नहीं है, इस पाठ्यक्रम से भिन्न है, उन बिंदुओं को भी आप लिखिए और उनमें सतही जो स्थूल जानकारी है, मोटी मोटी जानकारी है, आप उसको इकट्ठा करके याद करने का प्रयास करें। जहां तक मेरी स्मृति कार्य कर रही है, मुझे ज्ञात है, जैसे औचित्य सिद्धांत नहीं है काव्य शास्त्र के अंदर, तो औचित्य सिद्धांत को आप याद करेंगे, उसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे द्विवेदी काल का एक सीधा संदर्भ उल्लेखित नहीं है, यद्यपि कवियों का उल्लेख है, पर द्विवेदी काल का उल्लेख मुझे लगता है नहीं, तो उसकी प्रवृत्तियां और उनके पहलू को आप याद करेंगे, लिख लेंगे। संरचनावाद है, उत्तर संरचनावाद है, शास्त्रवाद है, यथार्थवाद है, नग्नवाद है, ऐसे विभिन्न प्रकार के वाद है जो पाठ्यक्रम में निहित नहीं है। तो पाठ्यक्रम में जो बिंदु निहित नहीं है उनको भी आप याद करेंगे, उनको पाठ्यक्रम के रूप में लिख लेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पहलू है, जैसे भाषा विज्ञान पूरा ही छूटा हुआ है, केवल सामान्य से जो हिंदी भाषा उसके संदर्भ में विवेचना है। भाषा विज्ञान के संदर्भ में अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे वाक्य परिवर्तन क्या है, अर्थ परिवर्तन क्या है, तो इनके संदर्भ में एक सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो ये हिंदी विषय से संबंधित है। अब हिंदी विषय में आपको पढ़ना कैसे है, आपको याद करना कैसे, आपको तैयारी किस प्रकार करनी है। आप विद्यार्थी जब आदिकाल का अध्ययन कर रहे हैं, जब आप आदिकाल पढ़ते हैं, जैसे एक प्रारंभिक जो काल है अपना आदिकाल है, तो आदिकाल जब आप पढ़ते हैं तो किस प्रकार पढ़ना। सबसे पहले आदिकाल आपने पढ़ा, कुछ पृष्ठ पढ़े, तो आदिकाल के संदर्भ में आप अपनी मौलिकताओं को व्यक्त करने का प्रयास करें। जैसे आदिकाल है तो आदिकाल का नाम आदिकाल ही क्यों रखा गया है, पहला विषय, जैसे ये प्रश्न बन जाता है। दूसरा है, अगर आदिकाल से भिन्न दूसरा नाम अगर रखने का अपने को अवसर प्रदान किया जाए तो अब तक दिए हुए नामों में कौन सा नाम सुसंगत लगता है। ये इस प्रकार मौलिकता और तार्किकता से संबंधित प्रश्न हो गए। इसी शब्द को लेकर और प्रश्न भी बन सकता है कि अगर आपको अवसर प्रदान किया जाए तो आदिकाल का कौन सा नाम आप अपने मन से ही रखने का प्रयास करेंगे, ये प्रश्न हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था प्रारंभ में, तो ऐसे क्या कारण थे कि उन्होंने वीर गाथा काल नाम रखा, ये प्रश्न हो गए। एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि वीर गाथा काल का खंडन किया जाता है तो किन कारणों से किया जाता है, ये। तो ऐसे करके आप एक ही शब्द, एक ही विषय वस्तु को लेकर बहुत सारे प्रश्नों का आप निर्माण कर सकते हैं और अपने अभ्यास को दुरुस्त बना सकते हैं। आप खुद ही जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप विषय वस्तु को तैयार कर रहे हैं, तो प्रश्नों को लिखें
और फिर उत्तर देने का प्रयास करें। जितने संभावित प्रश्न हैं उनको लिखिए और फिर उत्तर देने का प्रयास करें। जब आप भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो भक्ति काल के उदय के क्या कारण है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, भक्ति काल के संदर्भ में उदय के कारणों में शुक्ल जी के क्या कथन है, द्विवेदी जी के क्या कथन है, बाबू गुलाब राय के क्या कथन है। तो इन कथनों का आप प्रयास करें हुबहू, जो अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है उनका आप हुबहू याद करें। जैसे शुक्ल जी के संदर्भ में आपसे सीधा पूछ लिया कि शुक्ल जी के कोई 4 प्रसिद्ध कथन आप बताएं, तो आपने बहुत सारे कथनों को पढ़ा है, तो अब एकाएक इस उत्तर को प्रदान कितना इतना सहज और सामान्य नहीं होता है, अतः आप मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रहे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल सकती है। छायावाद के संदर्भ में आप तैयारी करें कि छायावाद का पूरा पाठ्यक्रम देखिए, छायावाद के उदय के क्या कारण है, छायावाद को स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ऐसी क्या साम्यताएं हैं दोनों कालखंडों में जिससे इन दोनों को ही स्वर्ण युग कहा जाता है, अन्य कालखंडों को नहीं कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख कवि है, उन कवियों के संदर्भ में भावगत विशेषता और कलागत विशेषताएं आपको भली भांति परिचित होनी चाहिए। प्रत्येक कवि के संदर्भ में कुछ जो काव्य पंक्तियां जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, 4-4, 5-5 या 2-2 छंद आपका आवश्यक रूप से याद होने चाहिए। कम से कम आप 30 से 40 ऐसे कवि ढूंढे जिनकी 2-2 छंद या 3-3 छंद आपको आवश्यक रूप से याद रहे। 2-4 कविताएं आप ऐसी ढूंढ सकते हैं जो आदि आदि कम से कम आपको याद रहे, जो महत्वपूर्ण कवि है। कुछ कविताएं आप ऐसी याद करें जो बड़ी है और आपसे कह दिया जाए कि एक आधुनिक काल के किसी कवि की कविता का वाचन करें। तो इस प्रकार आपको 4 अलग अलग कालखंडों में एक एक कविता भी आपको याद करना चाहिए। तो ये हो गया विषय। अब साथियों, जैसे आधुनिक काल के संदर्भ में छायावाद तक तो आप बहुत सारी मौलिक धारणाएं अत्यधिक रहती है। अब आधुनिक काल के पद्य भाग में बहुत सारी मौलिक धारणाएं रहती है। गद्य भाग में क्या हो सकता है, तो गद्य भाग में ये प्रश्न बन सकते हैं साथियों कि जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 4 कहानियों के नाम बताए। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। या ऐसे बन सकते हैं प्रश्न कि अपने आंचलिक उपन्यासकारों के 3 के नाम बताइए, या प्रसिद्ध 3 आंचलिक उपन्यास के नाम बताइए, या भारत पाकिस्तान के विभाजन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम बताइए। यद्यपि ये तथ्यात्मक है, तथापि अगर अब इनको लिखे तो हम 2-2, 3-3 पंक्तियों में इन उत्तरों को लिख सकते हैं, तो ये स्वतः ही विश्लेषणात्मक के दायरे में आ जाते हैं। ऐसे जैसे आधुनिक काल के संदर्भ में बन सकता है नई कविता की क्या विशेषताएं हैं, और प्रयोगवाद और नई कविता में क्या अंतर है, भारतेंदु युग और द्विवेदी काल में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। या कवियों के संदर्भ में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अमीर खुसरो और भारतेंदु काल में क्या क्या साम्यताएं दिखाई देती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तुलसीदास जी के बीच में कौन कौन सी साम्यताएं हैं, कौन कौन सी विषमताएं हैं, या सूरदास या तुलसीदास जी के संदर्भ में क्या आपको समानताएं और क्या असमानताएं दिखाई देती है। ऐसा करके मुझे लगता है, जहां तक मुझे प्रतीत होता है, कि आपको पूरे पाठ्यक्रम को हर दृष्टिकोण से तैयार करना पड़ेगा। जब आप एक बार पूरे पाठ्यक्रम का आत्मसात कर चुके होंगे, तब उस स्थिति में आप जब पुनः अध्ययन प्रारंभ करें, तो उस स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले प्रश्न का उत्तर आप प्रदान कर रहे हैं, तो उस उत्तर में से ही प्रश्न पूछने की संभावना ही रहती है। तो अपने आप को मानसिक रूप से इस दृष्टिकोण से भी सज्ज करना है कि जो प्रश्न का उत्तर आप प्रदान करेंगे, उसी उत्तर से पुनः प्रश्न का निर्माण होगा। ये भी आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार की चीजों से आप पूर्ण रूप में सज्ज रहे। अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संदर्भ में किस प्रकार की चर्चाएं चल सकती है, तो पाश्चात्य काव्य जगत के संदर्भ में मैं आपको अवगत करा दूं, सीधी सीधी प्रश्नावली होगी। जैसे प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांत में, अनुग्रहण सिद्धांत में क्या अंतर है, क्या साम्यताएं हैं, क्या वैषम्य है, इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण हो सकता है। इसके अतिरिक्त लोनजाइनस का उदात्त सिद्धांत क्या है, इसके बारे में विचार रखिए। या लोनजाइनस के उदात्त सिद्धांत के संदर्भ में किस प्रकार और क्या क्या आलोचनाएं की जाती है, या क्या क्या कमियां, ऐसे पूछा जा सकता है। तो सीधे सीधे इनके बारे में आप कुछ बोल सको, इस प्रकार के प्रश्नों का पूछा जाने की संभावना अधिक रहती है। आपसे पूछा जा सकता है कि संरचनावाद क्या है। एक सामान्य सी एक धारणा है, आपको 2 या 4 पंक्तियों में उत्तर को प्रस्तुत करना। और साथ ही एक विषय ये भी है कि जब आप अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप पढ़ेंगे, जबकि वहां उत्तर आपको 2 से 3 या 4 पंक्तियां अधिकतम आपको उत्तर प्रदान करना। तो पढ़ना आपको बहुत सारा पड़ेगा, किंतु उत्तर बहुत संक्षिप्त आपको देना पड़ेगा। केवल 15 से 20 मिनट की प्रक्रिया में आपका वहां अन्वेषण हो जाएगा। तो ये कुछ मौलिक धारणाएं मैंने व्यक्त की। रीति सिद्धांत क्या है, रीति सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं, ये वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, ऐसे सामान्य से प्रश्न बन सकते हैं। काव्य प्रयोजन क्या है, व्यवहारविद प्रयोजन क्या है, ये सामान्य सा प्रश्न मेरे से पूछा गया था, लेकिन बड़ा गजब का प्रश्न हो जाता है वहां पूछने पर, क्योंकि हम उस दृष्टिकोण से याद नहीं करते हैं कि व्यवहार प्रयोजन के भीतर क्या है,
और कांता संहित उपदेश क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप प्रत्येक प्रकार से अपना को तैयारी करें। और व्याकरण के संदर्भ में किस प्रकार के प्रश्नों का आगमन हो सकता है आप ध्यान रखिए। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि संधि क्या है, संधि और समास के मध्य अंतर क्या है, वर्ण और अक्षर के मध्य अंतर क्या है, संधि को पढ़िए, स्वर संधि के 3 उदाहरण दीजिए, विसर्ग संधि के 3 उदाहरण दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाना संभावित है। अब है साथियों, ये तो हो गया पाठ्यक्रम को लेकर एक सामान्य से अवधारणा है। हालांकि यद्यपि विषय अनेक है, किंतु मैंने स्थूल रूप से बताने का प्रयास किया है। अब है कि पढ़ाने के संदर्भ में हम किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए, जब आप आदिकाल को तैयार करते हैं तो आप मानसिक रूप से तैयार रहेगा। आदिकाल को मेरे को पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है, तो मैं आदिकाल के बिंदु को किस प्रकार पढ़ाने के दृष्टिकोण से तैयार कर सकता हूँ, इसको आप पहले से ही तैयार कर लें। भक्ति काल जब आप पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण लगता है, तो पहले ही अपने दिमाग के अंदर एक चित्र बना ले कि मुझे इसको पढ़ाने के लिए कहा जाए तो मैं किस प्रकार पढ़ा सकता हूँ। रीतिकाल, आधुनिक काल, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, नए कवि, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर प्रत्येक बिंदु पर आपका दृष्टिकोण रहना चाहिए कि मैं किस प्रकार पढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक कि पिछली बार विद्यार्थियों को यह भी कहा गया था कि आप वर्णमाला पढ़ाइए, आप संधि और समास पढ़ाइए, आप शुद्ध और अशुद्ध पढ़ाइए। अब बड़े सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे गए थे, जो कि ये मानते हैं कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नावली कम होती है, तथापि पूछे गए थे। और इसका पूछने का सबसे बड़ा कारण है कि साहित्य के विद्यार्थियों जब अध्ययन करते हैं साहित्य का, तो व्याकरण कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। इसीलिए व्याकरण से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार। आप मानसिक रूप से तैयार है। श्याम पटकारी के संदर्भ में भी आपको अवगत करा दूं कि इससे पूर्व हमारी वाली भर्ती में अधिकांशतः प्रश्न खुद से दिए थे कि आप ये बिंदु जाके पढ़ाए, तो ये भी संभावना पिछली बार दिखी थी, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं आदिकाल के संदर्भ में एक बिंदु को तैयार कर सकते हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इस प्रकार। ये तो रहा विषय का पाठ्यक्रम। अब विषय में कौन कौन से बिंदु रह गए हैं साथियों, एक ध्यान रखिए। स्नातक में जो आपने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया, प्रत्येक वर्ष के अंदर जो आपकी जो विषय थी, उस विषय का मूल नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे प्राचीन काव्य, मध्यकालीन काव्य, आधुनिक काव्य, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ऐसे जो क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। स्नातकोत्तर में आपने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया है, उसके जो 9 प्रश्न पत्र जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में संचालित है, तो उस 9 विषयों के आपको उसी रूप में नाम याद होने चाहिए। एक है कि जो स्नातकोत्तर के अंदर जो पंचम प्रश्न पत्र है, जो विशेष प्रश्न पत्र है, जो आपने लिया था, जो विशेष कवि है जैसे सूरदास है, तुलसीदास है, तो उनको आप भली भांति याद करें। और आपके प्रिय कवि को आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रिय कवि के संदर्भ में बता दूं कि ये प्रश्न अब यद्यपि इतने कोई प्रसिद्ध प्रश्नों में नहीं है, पहले कभी पूछे जाते थे, इस भर्ती में बहुत कम पूछे गए हैं, फिर भी आप इस दृष्टिकोण से तैयार रहे। जैसे आदिकाल में आपका प्रिय कवि कौन है, भक्ति काल में प्रिय कवि कौन है, और अंदर जाए तो सगुण काव्य में प्रिय कवि कौन है, और अंदर जाए तो राम काव्य धारा में आपके प्रिय कवि कौन है, रीति काल में प्रिय कवि कौन है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों काव्य धाराओं में भिन्न भिन्न रूप से आपके प्रिय कवि कौन है, आधुनिक काल में, भारतेंदु काल में प्रिय कवि कौन है। तो एक सामान्य सा दृष्टिकोण इस प्रकार का भी आप रखें। और एक जैसे आधुनिक काल में सबसे प्रिय कवि कौन है, नए कवि जो हाल ही कविताएं लिख रहे हैं उसमें आपका प्रिय कवि कौन है, नए कवि जो अभी कविताएं लिख रहे हैं, पूरे भारत के प्रसिद्ध कवियों का नाम आपको याद होना चाहिए। राजस्थान के नए कवि जो अभी कविताएं लिख रहे हैं और जीवित है, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। राजस्थान के नए कवियत्रियां, महिला कवि है, उनके नाम आपको याद होना चाहिए। भारत के कवियों का नाम याद होना चाहिए। प्रसिद्ध उपन्यास हाल ही के समय जो लिखी गई है, लिखे जा रहे हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। अभी हाल ही में जो पत्रिकाएं संचालित हैं, उन पत्रिकाओं को भी आप पढ़ना प्रारंभ करें। 1 या 2 पत्रिकाएं आप पढ़ें। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही आपने कौन सी पत्रिकाएं आप पढ़ रहे हैं, तो अभी जो महत्वपूर्ण कुछ लेख वगैरह आया है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो अंक प्रकाशित हुआ वो किस विशेष कवि या लेखक को लेकर उसमें विचार व्यक्त किए गए, उनके संदर्भ में लेख लिखे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों की संभावना भी प्रदर्शित होती है। तो ये विषय को लेकर काफी लंबी चौड़ी बात मेरे द्वारा व्यक्त की गई है, यद्यपि विषय और भी है जो छोटे छोटे मुझे महसूस हो रहे हैं। अब साथियों में विषय रखता हूं कि सामान्य ज्ञान के संदर्भ में क्या हो सकती है विवेचना। पहले विषय पर एक दृष्टिकोण चला, अब सामान्य ज्ञान के संदर्भ में एक दृष्टिकोण है कि पूर्व के भर्ती में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम भी जो बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष थे उनके सामने था।
उसमें से वो प्रश्न पूछ रहे थे। और प्रश्न किस प्रकार का पूछे जा रहे थे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषता बताइए। अब सामान्य स्तर का प्रश्न है, तथापि अभ्यर्थी उसके लिए मानसिक रूप से पूर्व में तैयार नहीं थे, तो समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा। राजस्थान की किन्हीं 3 चित्र शैलियों के नाम बताइए। किशनगढ़ चित्र शैली की कोई 4 विशेषता बताइए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। इसके अतिरिक्त राजस्थान के किन्हीं 4 दुर्गों के नाम बताइए। राजस्थान में भरे जाने वाले 3 प्रसिद्ध पशु मेलों के नाम बताइए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए। या आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख उत्सवों के नाम बताइए, 4 प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए। ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आप साथियों ध्यान दें कि सामान्य ज्ञान का भी आपको सतही और जो थोड़ी थोड़ी आपको मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो आपने पाठ्यक्रम के माध्यम से जो आपने परीक्षा दी है उसके संदर्भ में। अब है जो समसामयिकी के संदर्भ में आप परिचित रहें। हाल ही जो घटनाएं घटित हो रही है उससे आप पूर्ण रूपेण परिचित रहें। जो महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे आज के समय में लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण घटना है, इसके संदर्भ में आपको जानकारी रहे। इसके अतिरिक्त अभी जो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली महत्वपूर्ण घटना हो रही है साहित्य जगत में, तो वो आपको जानकारी में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कक्षा 10, 12 है, कॉलेज, स्नातकोत्तर इत्यादि में आपने जो प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं उसको मूल रूपेण आपको याद होने चाहिए। जैसे आपसे पूछे कि आपकी कक्षा 10 में कितने प्रतिशत बने, तो आपने ये उत्तर दिया कि लगभग 80% अंक बने। तो वो लगभग का कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बजाय ज्यादा श्रेष्ठ ये रहेगा, आप कह दें कि 79.56% मेरे अंक अर्जित हुए। तो ये एक श्रेष्ठ उत्तर हो सकता है, और इसमें एक प्रकार की पारदर्शिता और एक प्रकार की पूर्णता भी झलकती है, और लगभग 80% में को पूर्णता का भाव दिखाई देता है। ये भी आप ध्यान रखिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 10वीं में किस श्रेणी से आप उत्तीर्ण हुए, किस विद्यालय से आपने शिक्षा अर्जित की है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसी प्रश्नावली के दौरान अगर उनको याद हो गया कि आपका जिला, जैसे आपने कहा कि मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा से कक्षा 12 उत्तीर्ण की, तो आपसे फिर भीलवाड़ा के संदर्भ में प्रश्नोत्तरी चल सकती है। भीलवाड़ा की कोई 4 विशेषता बताओ। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी क्यों कहा जाता है। भीलवाड़ा में हाल ही जो प्रदूषण बढ़ा उसके प्रमुख कारण क्या क्या है। ये कोई देवस्थानों के संदर्भ में पूछा जा सकता है। पर्यटन स्थलों के संदर्भ में विवेचना चल सकती है। तो ऐसे अपने जिले को भी आप तैयार करने का प्रयास करें। ये तो हो गई सामान्य ज्ञान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब है स्ववृत्त के संदर्भ में आपको क्या क्या पसंद है, आपकी रुचियां क्या है। आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि आपकी रुचि क्या है, तो आप कहो कि मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही आपने कौन सी कहानी पढ़ी। आपसे पूछा जाए कहानी पढ़ी है, इस कहानी में क्या है, उससे पूर्व की कहानी और आधुनिक कहानियों में अंतर कीजिए। ऐसा करके वो विवेचना हो सकता है। हिंदी साहित्य की कहानी में सभी कहानियों को लेकर ही चर्चाएं चल जाए, तो उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहे। आपने कहा मुझे योगा पसंद है, तो हो सकता है वो पूछ ले योगा के प्रसिद्ध नाम बताइए। योग किन्हीं 4-5 प्राणायाम या योग मुद्राएं, उनके नाम बताइए। आपने कहा मुझे खेलों में क्रिकेट पसंद है, तो पूछ सकते हैं कि अभी जो आईपीएल के मैच चल रहे हैं उसमें आईपीएल की विजेता टीम का नाम बताइए। या आपसे पूछा जा सकता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम बताइए। या 19 वर्ष की आयु की जो पुरुष टीम है उसके कप्तान का नाम बताइए। भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता। ऐसे तो आप जिस विषय को, अपने स्वरुचि के विषय को आप व्यक्त करते हो, तो विशेषज्ञ एवं सदस्य आपसे ये आशा भी रखते हैं कि उसके संदर्भ में आप भली भांति हर प्रकार से आपको जानकारी रहे। ये आप ध्यान रखें साथियों। कुछ और बिंदुओं को मैंने नोट करने का प्रयास किया, देख लेता हूँ कोई विषय छूट नहीं गया। तो साथियों मेरे ख्याल से जो विषय वस्तु को लेकर जो मैं महत्वपूर्ण जो विचार मेरे मन में अभी उद्भूत हुए, मैंने उनको आपके समक्ष व्यक्त किया है। तो पहला जो विषय था विषय वस्तु, वो अपना निवृत्त हुआ कि विषय वस्तु को आप इस प्रकार तैयार करें और अभ्यास करें। अब आता है दूसरा पहलू है प्रस्तुतिकरण। 2 सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आपके साक्षात्कार को लेकर। पहला है विषय वस्तु, दूसरा प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में दोनों चीजें आ जाएगी। आपकी भाव भंगिमा किस प्रकार की, आप जब उत्तर प्रदान कर रहे हैं साक्षात्कार कक्ष के भीतर, तो आपके नेत्र जिस सदस्य को लेकर या जिस विशेषज्ञ को लेकर आप अपने उत्तर को प्रदान कर रहे हैं, उनकी आंखें आपकी आंखों से लगभग मिली हुई होनी चाहिए। उससे आपका आत्मविश्वास झलकेगा और उनको लगेगा कि ये व्यक्ति इस पद के योग्य है। तो सबसे पहले दूसरा पहलू है साथियों प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में कि आपको यथासंभव जहां तक है आपको हाथों को हिलाना ही नहीं, केवल और केवल आपके दोनों हाथ है ये जो आपको कुर्सी प्रदान की जाएगी उस पर रखे हुए रहेंगे
और आपको केवल अपनी गर्दन को हल्का हल्का दाएं बाएं घुमा सकते हो उत्तर देने की मुद्रा के रूप में, हल्का हल्का सा, और आपको उत्तर प्रदान करना है। साथियों आपको भी इसका भी आपको श्रेष्ठ स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उसी क्रम में अपने हाथ भी गति करते हैं, तो आपको इस गति को नियंत्रित करना पड़ेगा और आपको केवल वाचन कौशल पर अपने ध्यान को एकाग्र एवं नियंत्रित करना पड़ेगा। तो ये प्रस्तुतिकरण की ये 2 बिंदु है। इसके अतिरिक्त क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है साथियों कि आप जिस उत्तर को आपने हृदय के भीतर अपने स्मृति तंत्र में रक्षित कर लिया है, उसको आप कैसे व्यक्त कर सकते हो, आप किस प्रकार उसको व्यक्त कर रहे हो, आपका प्रवाह किस प्रकार का है, आपकी लयबद्धता किस प्रकार की है, आपकी शब्द योजना किस प्रकार की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदी का साक्षात्कार दे रहे हैं और आप आंग्ल भाषा के शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो साथियों ये वर्जित है। आप ध्यान रखिए, पूर्ण रूप से आप निषिद्ध माने अंग्रेजी शब्दों का आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना। अगर आप अधिकतम अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करें तो 2 ही उपयोग में ले सकते हैं, सर और मैडम। इसके अतिरिक्त मैं आपसे कहूंगा कि आप इन 2 शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्द उससे पूर्ण रूप में बचे। नो नो नो, यस यस यस, इस प्रकार के शब्दों से आप बचे। एक्चुअली ये जो शब्द आते हैं ना, जब अपने प्रभाव में स्वतः निकलते हैं, उनसे आप बचने का प्रयास करें। एक साथियों के अपने जो तकिया कलाम वाले शब्द रहते हैं, जिनको हम बार बार अपने भाषा में उपयोग में लेते हैं, जैसे हाँ, हूँ, हाँ हाँ, अच्छा, हूँ, इस प्रकार की जो अपने ध्वनि है या तकिया कलाम, उनसे आप बचे। ऐसा है, अच्छा, यूं, इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार ऐसा होता है, अच्छा ये बात है। तो ये जो शब्द आते हैं जिनको बार बार अपन एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के बीच में जो कभी कभी अपन उपयोग कर लेते हैं, आप बोलो अभ्यास करेंगे तब आपको स्वतः ही संज्ञान में आ जाएगा कौन से शब्द हैं जिनको हम अधिक उपयोग में ले रहे हैं। तो उनसे भी आप बचने का पूर्णतः प्रयास करें। शब्दों का जहां तक संभव है शुद्ध से शुद्धतम उपयोग करने का आप प्रयास करें। शब्द शुद्ध होने चाहिए, वाक्य एकदम शुद्धता के रूप में उपयोग में आने चाहिए, स्थानीयता का पुट न के बराबर हो। उनको लगना नहीं चाहिए कि ये विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, साक्षात्कार दे रहा है, तो ये गंगानगर का है या अजमेर का है या दिल्ली का निवासी, उनको लगना ही नहीं चाहिए। और आपको ये बात भी मैं अवगत करा दूं, अगर आपके मुख से अगर स्थानीयता के उतार चढ़ाव का अगर प्रभाव हिंदी भाषा में प्रदर्शित होता है, तो उनके लिए एक चिढ़ का विषय हो सकता है उनको ये चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि वो पसंद करते हैं कि हिंदी के विद्यार्थी हिंदी में भी अच्छा संवाद करें। अब है विषय आता है कि क्या तत्सम शब्दों का अधिक उपयोग किया जाए। तो साथियों, अगर तत्सम शब्दों का उपयोग होता है तो ये प्रभावशाली रह सकता है, किंतु यदि व्यवहार में तत्सम शब्दावली अधिक नहीं है तो आप फिर अनावश्यक प्रयोग ना करें, क्योंकि आप अगर इस प्रयोग को करेंगे, विकसित करने के लिए आप शब्दों को याद करने का प्रयास करेंगे, तो फिर हो सकता है वो प्रत्युत्पन्न बुद्धि से वो शब्द तत्काल जागृत न हो और आपको सोचना पड़ेगा। यद्यपि ये संभव है कि आगामी 6 महीने की प्रक्रिया के दौरान आप बहुत सारे हिंदी शब्दों को आप तैयार कर सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के रूप में आप नए नए शब्दों को अपने शब्दकोश में सम्मिलित करें। तो हो सकता है एक 15 से 20 मिनट के साक्षात्कार के भीतर अगर 5 से 10 अगर आप तत्सम शब्द अगर बोल पाते हो पूरे साक्षात्कार के दौरान, तो इसका भी आपके ऊपर आपके साक्षात्कार के लिए एक सकारात्मक स्वरूप रहेगा। जैसे आपने 4 से 5 तत्सम शब्द बोले तो वो भी उपयोगी रहेंगे। अधिक शब्दों से अगर संभव नहीं हो पा रहा तो आप बच सकते हैं, किंतु आप व्यवहार में जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द आपको लगते हैं तो अपने विवेक में स्थापित करने की योजना सिद्ध करें, योजना बनाएं, उनको आत्मसात करने का प्रयास करें। अब साथियों की कौन से वेशभूषा धारण करके जाएं, तो सामान्य से हल्के रंग की शर्ट और पैंट का गहरा रंग हो सकता है, उस वेशभूषा का आप धारण करें, बेल्ट धारण करें, और सामान्य स्तर के जो फॉर्मल जिनको बोलते हैं जूते जो कार्यालय में उपयोग में लिए जाते हैं, खेलकूद से संबंधित नहीं है, उन जूतों का आप उपयोग में ले। टाई वगैरह की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको लगे तो आप उपयोग में ले सकते हैं, बाकी इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब है साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, बोलने का अभ्यास कैसे करें, तो आप प्रश्न लिखिए और खुद ही उत्तर देने का प्रयास करें, या आप सामने दर्पण रख सकते हैं। दर्पण में जो आपकी प्रतिकृति दिखाई दे रही है उस प्रतिकृति के भीतर जो नेत्र है उन नेत्रों से अपने नेत्र को मिलाते हुए आप उत्तर देने का अभ्यास करें। प्रारंभ में यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन रहेगी, किंतु जैसे जैसे आप प्रयास करते जाएंगे ये प्रक्रिया सरल होती जाएगी और आपके व्यवहार में भी आ जाएगी। और आप अपने दस्तावेजों को पूर्ण रखें। दस्तावेजों में किसी भी प्रकार से आप लापरवाही नहीं करें, क्योंकि साक्षात्कार कक्ष के भीतर जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं वहां प्रमाण पत्रों की जांच होती है। अगर वहां कोई दस्तावेज रह गया, कोई कमी रह गई, तो उसी समय आपका मनोबल गिर जाएगा, इससे आपके दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक साथियों की बोलने का अभ्यास कैसे करें, तो प्रयास करें धीरे धीरे बोलें,
प्रारंभ में धीरे धीरे बोलने का प्रयास प्रारंभ करें, धीरे धीरे इसको मध्यम स्थिति में आप बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे बोलने से शब्दों जो अपने भीतर जो स्मृति तंत्र में जो शब्द है वो सहज ही अपने मुख से भाषित होते हैं। तो आप जब सहज रहेंगे, धीरे धीरे सने सने जब उच्चारण करेंगे तो मुख से अच्छे शब्दों का आगमन भी होगा और वाक्य स्वतः ही पुष्ट होगा। ये भी आप ध्यान रखें, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हो सकती है, तो साथियों आप प्रश्नों का निर्माण करें और लिखते चलें। इससे आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आप प्रत्येक कालखंड को पढ़ते हैं तो उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं और उत्तरों को आप बोलने का प्रयास कर सकते हैं। साथियों, एक ये भी है कि मेरा प्रयास है कि आगामी 10 से 12 दिवस के भीतर साक्षात्कार को लेकर जो साथी मेरे से अपेक्षा रख रहे हैं कक्षाएं प्रारंभ करो, तो हो सकता है मैं लगभग मेरा पूरा मानस बन चुका, ध्येय बन चुका है, केवल कुछ ये चुनावी वगैरह प्रक्रिया संपन्न हो जाए। इस 15 दिवस के बाद में मेरा विचार है कि मैं साक्षात्कार से संबंधित आपके लिए कक्षाएं आयोजित आवश्यक रूप से करने का मेरा प्रयास है। और उसके बाद में छद्म साक्षात्कार, जहाँ सशरीर उपस्थित होकर भी हम हमारे प्रयासों को सिद्ध करेंगे, ऐसी योजना भी मेरे द्वारा निर्मित हो रही है। तो साथियों, बहुत सारे विषय है जहाँ तक मेरी मति और प्रज्ञा ने कार्य किया है, मैंने आपको अवगत कराया है। इसके बाद भी कोई विषय रहेगा तो मैं आपको अवश्य अवगत करा दूंगा। एक साथी एक विषय उद्भूत हुआ मेरे भीतर कि साक्षात्कार का के भीतर जब आप साक्षात्कार देंगे तो उसमें आप ये ध्यान दें कि उसमें 3-4 प्रकार की प्रक्रियाएं रहती है। जब आप उत्तर दोगे तो तत्क्षण आपके भीतर एक मनोबल जागृत होगा। जैसे आपको उत्तर नहीं है, तत्क्षण आपके भीतर एक मनोबल की कमी आप अनुभूत करेंगे। तो ये 3-4 प्रकार के संवेग तत्काल रहेंगे। आप प्रयास करें जितना सहज हो सके, जितनी आप में मौलिकताएं हैं और जितना आपका ध्येय है उसके अनुरूप आप सहज रहें। जितना आप सहज रहेंगे उतना आप सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जितना असहज रहेंगे उतनी आप अपने सिद्धि से, अपने लक्ष्य से विगलित होंगे, दूर होंगे, उससे दूर हो जाएंगे। ध्यान रखें, अपने आप को विषय में विगलित कर दें साथियों। समर्पण भाव रखें, 100% आप देने का अभ्यास करेंगे, अपने विषय के अंदर आप समर्पित हो जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से आनंद उपलब्धि की होगी साथियों। ध्येयनिष्ठ रहे, सहज रहे, बोलने का लगातार अनवरत अभ्यास करें। जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उससे संबंधित शब्दों को भीतर आत्मसात करने का यत्न करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगामी जो भी साक्षात्कार को लेकर एवं आपके विषय अध्ययन को लेकर जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगेगा आपको मैं समय समय पर अवगत कराता रहूंगा। पर मैं आपको इस चीज को बता दूं कि मैं जल्द प्रयास अपना साक्षात्कार से संबंधित अपने कक्षाओं का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।